उस दिन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से मतलब स्टार्ट हो चुका था ये सब चीज़ें, और इसमें हमने सम और डिफरेंस वाला बता दिया था ठीक से। अगर देखा होगा लेक्चर या फिर जिसने अटेंड किया था उसको पता है। ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट और कोशंट में कैसे ये चीज़ें अप्लाई होंगी ये भी काफ़ी हद तक बता दिया था, लेकिन अभी फिर से एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें हुई थी। प्रोडक्ट और कोशंट में कैसे हम एरर्स अच्छा। को कंबाइन कर सकते हैं। जब हम दो चीजें मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर कैसे कंबाइन हो जाती है। लास्ट वाली क्लास का देखा था सबने? तो किसी को ऐसा कुछ है कि समझ में कम आया हो, डिवाइड वाला या प्रोडक्ट वाला? संजीव, आरम, तुषार, हाँ सर, आ रहा था, अच्छा है। आ गया सर सबको? ये तो हो गया था मास्टर। तो आरम, तुम्हारा भी, तुम्हें भी क्लियर है ये चीज कि कैसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर का क्या होगा? यस सर। रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना? एक हाँ, मतलब रिलेटिव एरर। ऐड हो जाती हैं और वो वाली रिलेटिव एरर बन जाती है। जबकि सिंपल जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसमें डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती थी। दोनों में, सब्ट्रैक्शन में भी, एडिशन में भी। सही है? क्लियर है ना? यहाँ पे रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है, डेल्टा जेड बाई जेड, और डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर है तुषार? डाउट नहीं है ना? हम्म यस तो हम सर। इसमें फिर हम आगे चल रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे बस ये चीज पढ़ सकते हो। Hence the rule, when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is sum of the relative errors in the multiplier। बस इसी चीज को लैंग्वेज में बोल दिया गया है कि जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है उनकी रिलेटिव एरर का सम जो फाइनल रिजल्ट है उसके रिलेटिव एरर के बराबर आएगा। ठीक है, बस अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चंस वगैरह किसी ने ट्राई किए थे क्या? या फिर कोई और किए हों, उसमें प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। फिलहाल अभी हम ये क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है? या फिर एक आध देख सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा है नहीं, सिंपली दिया हुआ है, देखो यही देख लेते हैं। देखो, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये तो पता होगा सबको, ये जो 10 में पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, पता है यस सबको? सर। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आएगा? वी अपॉन आई, वही दिया है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वेयर गिवन है कि वी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि अगर V ऐसे दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, इसका मतलब है ये 5 क्या है? एरर, एरर। या एब्सोल्यूट एरर देखा जाए तो, है ना? और ये क्या है? मेन वैल्यू, मतलब कि जो ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, या मीन वैल्यू, ये वाली हो गई एरर। तो यस सर। इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये V है और ये V, ये वाला डेल्टा V है। क्लियर है? ऐसा कुछ है, ये V है, ये डेल्टा V है। ऐसे ही I में भी वैल्यू दे रखी है कि I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें भी वही चीज है कि ये 10 ट्रू वैल्यू टाइप की है और ये एरर है इसमें। ठीक है, और प्लस माइनस में हो सकती है इतनी। अब इसके अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू वी अपॉन आई के अकॉर्डिंग हमको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो जनरली क्या हो जाएगा? V प्लस डेल्टा वी डिवाइड बाई आई प्लस डेल्टा आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर। ऐसा ही कुछ आना चाहिए। किसी कुछ डाउट है कि ये आएगा सिंपली? ठीक है, तो V प्लस डेल्टा वी यानी कि 100 प्लस माइनस 5, ऐसे करके कुछ नीचे 10 प्लस माइनस 0.2। लेकिन इस चीज का हम लोगों ने देखा है ना क्लियर कि क्या होता है, क्या आता है। अब कैसे पता चलेगा? डिवाइड वाले में भी जैसे मल्टीप्लाई वाले जैसा ही होना है, कुछ बहुत अलग तो होने नहीं वाला है। ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लाई जैसा ही होता है कि रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है। मतलब अगर हम इसकी रिलेटिव एरर अलग निकालें, इसकी रिलेटिव एरर अलग निकालें, तो वो ऐड होके आएगी टोटल। देखते हैं 100 में से 5 कितना है, अगर परसेंटेज में भी देखें या ऐसे रिलेटिव एरर देखें, 5/100 होगा रिलेटिव, क्योंकि डेल्टा V बाई V में चलती है रिलेटिव एरर, या मतलब डेल्टा A बाई A, अगर ए कोई क्वांटिटी है तो।
ठीक है, पता है ना सबको, डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव एरर। तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगी v की डेल्टा v बाई v रिलेटिव एरर हो जाएगी, कितनी होगी वो 5/100, है ना। उसके अलावा i की रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा i बाई आई, यानी कि 0.2/10। क्लियर है। तो इसको हम 20/100 भी बोल सकते हैं, सॉरी 2/100 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2/100 और 5/100 ये दोनों इनकी आ रही हैं। तो r कैसे आएगा बताओ, फाइंड द परसेंटेज एरर पूछा है, तो पहले या तो रिलेटिव एरर निकाल लो, उसके बाद उसका 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। देखो रिलेटिव एरर क्या होगी, 5/100 प्लस 2/100। क्यों, बात वही है, डेल्टा r बाई आर को क्या होना चाहिए, डेल्टा v बाई वी प्लस डेल्टा i बाई आई। यही तो अभी बात हुई ना कि रिलेटिव एरर्स ऐड होके फाइनल एरर बनाती हैं, तो ये भी यही होना चाहिए, सीधी सी बात है, डेल्टा r बाई आर को यही होना चाहिए। तो रिलेटिव एरर क्या हो गई, 5 प्लस 2/100 यानी कि 7/100। अब अगर हमें इसका परसेंटेज एरर चाहिए तो रिलेटिव में ही बस 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज एरर आ जाता है, कैंसिल हो गया, 100 क्या आया 7%। परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस R। कुछ डाउट है किसी को तो बोल सकता है, बताओ। क्लियर है। क्लियर है, संजीव क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक। हाँ सर क्लियर है। अमान तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि तुमने फर्स्ट क्लास अटेंड की है तो हो सकता है तुम्हें एरर्स के बारे में चीजें समझ में ना आ रही हो, मे बी। तो तुम कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, बेसिक अगर वो है तो कुछ। ओके सर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें, या वो चीजें हो जाएंगी, अब समझ में आ रहा है तो काफी कुछ हो जाना चाहिए। ऐसे ही बस क्वेश्चन में क्वेश्चन डिफरेंट होगा, ये वाली चीजें कैसे अप्लाई हो रही हैं वो उसी तरह से होंगी। क्वेश्चन का मतलब बेसिक समझना डिफरेंट होगा कि हाँ ये क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है, इसमें सिंपली r इज इक्वल टू वी बाई आई करके दे दिया था, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देंगे, कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह में दे देंगे कि ये कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है वगैरह वगैरह। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यही डिफरेंट होगा, करके देख सकते हो, प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। अब इस पे चलते हैं कि एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। अब देखो अभी बात हुई कि वैसे एरर हम मल्टीप्लाई में क्या देखेंगे, तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी था, दोनों में एरर थी, तो z प्लस माइनस z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, और हाँ मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई वाला, प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस बी डेल्टा बी। क्लियर, ऐसे होता था। फाइनल आंसर क्या आता था, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू सॉरी प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब खुद बताओ, कुछ नहीं, बस इसकी जगह पे हो जाए z इज इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब कि ए स्क्वायर है। ये जो ये बोल रहे हैं कि अगर उसकी कोई पावर लगी हो किसी एक चीज की तो कैसे करेंगे। तो ये कुछ अलग थोड़ी ना हो गया इससे, बस हर जगह b की जगह a ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई a प्लस माइनस डेल्टा a। फाइनल आंसर डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a और प्लस डेल्टा a बाई a, क्योंकि b की जगह भी a नहीं ले ली है ना घूम फिर के, दिख रहा है ना, b की जगह a नहीं ले ली है। कुछ डाउट है किसी को, सिंपल है ये, अगर देखा जाए तो कुछ डाउट है तो फिर भी बोल सकते हो। तो 2 डेल्टा a बाई a आने लगेगा, क्योंकि हम डेल्टा a बाई a कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 करके 2 हो जाएगा। तो डेल्टा z बाई जेड रिलेटिव एरर जो आएगी घूम फिर के वही ऐड करके ही आएगी, बस वहां पे दो डिफरेंट चीजों की रिलेटिव एरर ऐड करके आ रही थी, ए और बी की, यहाँ पे ए और ए की रिलेटिव एरर ऐड करके आ जाएगी, मतलब 2 डेल्टा a बाई a। कुछ भी डाउट है इस चीज में किसी को बताओ।
तुषार, संजीव, आरम, अमन, क्लियर है सर। नो डाउट। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं। जब ये चीज हो सकती है तो अब हम इसमें और कुछ ऐड करें। ठीक है, हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर, मतलब अपॉन सी ले लो, चलो ठीक है, अपॉन सी टू द पावर 4, ऐसे कर लेते हैं। ये है z, ऐसा कोई फंक्शन है रैंडम, इसमें भी निकालने में कुछ अलग होने वाला है, क्या लगता है? बहुत अलग नहीं होगा, वही सब कुछ तो है। z इज इक्वल टू, ये है तो z प्लस डेल्टा z, फिर से इन सब की वो रख सकते हैं, और यहाँ पे भी तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू बी इंटू बी अपॉन c इंटू सी इंटू सी इंटू सी, 4 बार, b को 3 बार, a को 2 बार और c को 4 बार। कुछ डाउट? जब ये ऐसे लिखा है और हमने देखा है कि a अपॉन बी भी होता था, उसमें भी रिलेटिव एरर ऐड ही होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b करके ही आता था, याद है ना? अगर z ये भी होता है तब भी डेल्टा z अपॉन z यही आता है। इसमें किसी कुछ डाउट है? ये आता था, तो इसमें भी कुछ बदलेगा क्यों? इन सबकी रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगी ना। कितनी बार? a की 2 बार ऐड होगी, b की 3 बार और c की 4 बार, इतना ही फर्क आएगा। क्लियर है? अब खुद बताओ, डेल्टा a बाई a जब 2 बार एडिशन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 डेल्टा a बाई a, तो सीधे 2 ना लिख दे। डेल्टा b बाई b 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा b बाई b 3 बार ऐड होके लिखेगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? घूम फिर के वही चीज आएगी, डेल्टा b बाई b में 3 डेल्टा b बाई b, फिर c में 4 डेल्टा c बाई c। ठीक, ये चीज नहीं, डेल्टा z बाई z आएगी। अब बताओ, ये किसको नहीं समझ में आया कि z अगर ये दिया होगा तो हम उसकी रिलेटिव एरर z की a b c के रिलेटिव एरर को ऐसे करके निकाल सकेंगे। किसको नहीं समझ में आया बताओ? तुषार, अमान, आरम और संजीव क्लियर कहाँ सर। चला गया? सर क्लियर है। क्लियर है? और आरम क्लियर है सर। पक्का ना? ठीक है, तो बस वही है कि, और ये चीज जो तुम्हें दिख रही है ये अभी ए बी सी डी और जेड के फॉर्म में है, लेकिन ये किसी का फॉर्मूला भी तो हो सकता है ना। सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करें हम तो फॉर्मूला नहीं हो सकता है ये। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भी तोड़ दो तो dv बाई dt या डेल्टा v बाई डेल्टा t। उसके अलावा डेल्टा v को भी तोड़ दो तो डेल्टा s बाई डेल्टा t, है ना? तो नीचे डेल्टा t का स्क्वायर। आप खुद सोचो, यहाँ 3 क्वांटिटीज हैं, m की पावर सिंगल, s की पावर सिंगल और नीचे t की पावर डबल। इसका भी अगर हमें f की रिलेटिव एरर निकालनी होगी इससे, इन सारी चीजों की हेल्प से, तो निकल नहीं आएगी। डेल्टा f बाई एफ, ये मास है ना, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, आराम से आ जाएगी। यही बात हो रही है, किसी भी तरह का फॉर्मूला होगा कुछ तो रिलेटिव एरर जो कंबाइन वे में आती है वो इसी वजह से आ जाएगी, क्योंकि ये इसीलिए तो सीख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इसीलिए सीख रहे हैं, ताकि मान लो मास में एरर है, एक्सेलरेशन में एरर है, मान लो मास में 2% है, एक्सेलरेशन में 6% है, तो कैसे पता चलेगा कि फोर्स में कितनी एरर आने वाली है? ऐसे ही रिलेटिव एरर ऐड करके फाइनली पता चलेगा। कुछ आई बात समझ में? यही मैटर है। ठीक, तो जैसे सिंपल फॉर्मूला का पता चल सकता है वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों का भी पता चल सकता है। ठीक है, अब बस हम कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और ज्यादा अजीब सा बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि पावर में रैंडम कुछ ले लेते हैं। देखना ध्यान से, अब हम कुछ ऐसा ले लेते हैं,
अच्छा इसमें भी अपॉन ले लिया, कोई बात नहीं। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी टू द पावर 4 था, तो नोटिस करने वाली बात यही है डेल्टा ए बाई ए में उसका पावर ही मल्टीप्लाई हुआ था कि अल्टीमेटली फाइनली, इसका मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ था, याद है। डेल्टा बी बाई बी में भी उसकी पावर मल्टीप्लाई हुई थी और डेल्टा सी बाई सी में भी उसकी पावर ही मल्टीप्लाई हुई थी। तो अब अगर ये पावर 2 3 4 ना होके कुछ भी रैंडम हो जाए, P Q और R नहीं पता क्या हो सकती हैं, कुछ भी हो जाए, तब भी तो यही इसी तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू P किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा A बाई A में, यानी कि रिलेटिव एरर ऑफ A में हम उसकी पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जनरलाइज कर रहे हैं फॉर्मूले को हम। फिर B में भी उसकी पावर का कर देंगे Q, डेल्टा B बाई B, प्लस C में उसकी पावर का R लिखा है तो R डेल्टा C बाई C, और आ जाएगी हमारी फाइनली Z की रिलेटिव एरर इन तीनों के फॉर्म में। यानी कि इनकी वैल्यूज अगर गिवन है तो फिर आराम से हम Z की भी रिलेटिव एरर निकाल पाएंगे। कहीं किसी को कुछ डाउट है इस बारे में, बोल दो। अमान, तुम्हें सच में क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है तो तुम पूछ सकते हो, सबको फ्रीडम है। नो सर क्लियर है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? आरम, तुषार, क्लियर है। संजीव, तुम बीच में चले गए थे, क्या हुआ था? हमको नहीं सर। क्लियर? हाँ तुम्ही को कह रहे हैं, बीच में चले गए थे ना तुम। लैपटॉप ऑफ हो गया था। अच्छा अच्छा, तो समझ में आया? हाँ आ गया। कहाँ तक समझा तुमने? क्लियर है कि पावर जो है अब वो अभी थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो डाउट हुआ क्योंकि पढ़ नहीं पाया ना। सुनो, बात ये है वहां पे जैसे पावर ही मल्टीप्लाई में आ जा रही थी ना अल्टीमेटली, ए स्क्वायर बी यस क्यूब सर। एंड सी टू द पावर 4 में जब डेल्टा ए बाई यस ए सर। आ रहा था, 2 बार ऐड करना है मतलब 2 का मल्टीप्लाई, इसको 3 बार ऐड करना है मतलब 3 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर पावर रैंडम हो पी क्यू आर तो वही तो पी मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए में, वही तो क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी में, और वही आर मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी में। यस नेगेटिव समझ मत गया। करना, एक चीज ध्यान रखना कि सी की पावर 4 नीचे है या सी की पावर आर नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो सी की पावर माइनस हो जाएगी और यहाँ माइनस लगा देंगे, ये गलती नहीं करनी है। वो नहीं करना है। ठीक है, इसलिए नहीं करनी यस है क्योंकि हम एरर को मैक्सिमाइज रखने की कोशिश करते हैं। यस ठीक सर। है, एरर मैक्सिमाइज रखने का सर मीनिंग क्या है, कारण क्या, कि ज्यादा से ज्यादा कितना गलत हो सकता है वो हमें पहले से पता होना चाहिए बस, ताकि हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाए तो हम उसके ऊपर मेंशन कर सकें कि इसमें इससे ज्यादा तो गलती नहीं होगी, मैक्सिमम एरर इतनी हो सकती है, ताकि लोग सेटिस्फाइड हो। नहीं तो हमने पता चला बताया कि इसमें 10% एरर हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, और लोगों की आ रही 15%, हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, यही प्रॉब्लम, इसीलिए मैक्सिमम एरर पता यस होनी चाहिए किसी की भी चीज की। तो और ये बिल्कुल रैंडम फॉर्मूला है, कोई 3 4 10 क्वांटिटीज के बारे में, हर फॉर्मूला कुछ ऐसे ही बना हुआ है। तुम किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला बताओगे हम उसको इसी शेप में लाके दिखा सकते हैं, जो मतलब देख सकते हैं। जैसे पावर है तो अब बताओ पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, इतना पता है यस सबको, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एस डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम वेक्टर्स पे नहीं जा रहे हैं। अगर ये चीज है तो, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो खुद ही सोचो ना, यहाँ तीन तीन चार चार क्वांटिटीज हैं, अगर हम P का रिलेटिव P का वो निकालना चाहें एरर, मास में एरर है, एक्सेलरेशन में एरर है, S में एरर है मतलब डिस्प्लेसमेंट में, और टाइम में भी एरर है, तो हम कैसे पता करेंगे इसमें कितनी एरर है? ऐसे ही इजीली पता चल जाएगा। सब में पावर 1 1 है ना, तो बस सीधे डेल्टा m बाई एम डेल्टा a बाई एस ऐड करते चले जाएंगे, डेल्टा s बाई एस और डेल्टा t बाई टी ऐड कर देंगे और आ जाएगा P की रिलेटिव एरर। क्लियर है, डेल्टा p बाई पी आ जाएगा क्योंकि सब में पावर फिलहाल 1 है, तो यहाँ P Q R सब 1 है। ठीक, ये मत समझना इतनी ही क्वांटिटी के लिए हो सकता है, 10 और क्वांटिटी भी आ जाए ना
उनकी भी अलग अलग पावर हो, रैंडम कुछ भी, तब भी इसी तरह से आगे चीजें बढ़ेंगी। मतलब ये कि अगर हम नीचे एक और कुछ जोड़ दें कि समथिंग d की पावर k है, तो भी वो ऐसे ही जुड़ेगा प्लस में करके k डेल्टा d बाई डी, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? किसी भी तरह का फॉर्मूला हो आराम से ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है? तो एक तरह का रूल बन गया, एक तरह का रूल बन गया क्या? द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर k, अगर उसमें पावर समथिंग लगी हुई है k, ठीक है, पावर k इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो इंडिविजुअल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर्स का वही k टाइम्स हो जाता है। जैसे इसमें p लिखा है तो p टाइम्स हो गया है, सही है ना? p टाइम्स का मतलब p का मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? वही चीज को जनरलाइज रूल बोल दिया गया है। तो हम यहाँ पे किसी भी तरह की क्वांटिटी में उस चीज का यूज कर सकते हैं। अब जैसे z गिवन है क्या, a to the power 4, b to the power 1/3 और डिवाइड बाय c to the power 1 और d to the power 3/2। अब तुम लोग बताओ कोई भी कि रिलेटिव एरर z की क्या आएगी, फॉर्मूला क्या आएगा, कौन बताएगा? अमान समझ में आ रहा है तो बता सकते हो। सर इसका आएगा डेल्टा ए अपॉन ए 4 टाइम्स प्लस हाँ डेल्टा बी अपॉन बी 1/3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में, में। और हाँ प्लस सी हम्म डेल्टा सी अपॉन सी हम्म प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डी बाई डी। यानी कि कंप्लीटली क्लियर है कि क्या होगा और कैसे होगा, है ना? सर यही होगा। ठीक है, सब लोग श्योर हो कि यही होगा? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ और होने वाला है? श्योर सर। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज पहले से पता थी अमान? अभी क्लियर हुई या पहले से पता थी? सर पहले नहीं पता था। नहीं पता था, क्लियर हो रहा है मतलब ना? बस वही हम समझना चाह रहे हैं कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, सिंपल है। और पीछे का लेक्चर देखोगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये चीजें आई कहाँ से, डेल्टा जेड बाई जेड, ये सब रिलेटिव एरर हमने सब बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। ओके। किसी भी तरह का क्वेश्चन है देखो, जैसे ये हमने पेंडुलम के लिए सुना होगा शायद तुम लोगों ने, ये वाला फॉर्मूला मे बी सबका नहीं पता हमको, 2π√L/g। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऐसे निकलता है कि अगर उस पेंडुलम में की लेंथ इतनी ले लें हम, है ना, एल ले लें, और जी इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशन वाला वो है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टाइम पीरियड इतना आता है। ठीक है, डिराइव करके। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम कैसे टाइम का निकालेंगे? या मान लो चलो जी का निकालने को दे दिया जाए, कितना एरर आएगा, एल का निकालने को दे दिया जाए, कितना एरर आएगा, टाइम दिया है और बाकी सब चीजें दी हैं तो पता चल जाएगा ना, चीजें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे जी का दिया है, देखो लिखा है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो पहले तो रिलेटिव एरर आ जाएगी, फिर हमें जी की वैल्यू पता है तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, उसके बाद हम एक्यूरेसी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी यही होती है ना कि कितना कोई वैल्यू क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के या रियल वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के। फिलहाल इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, 9.8, जो हमें जनरली पता होती है। अगर ये समथिंग आ गया मान लो 9.82 या आ गया ये 9.7, तो इतना वैल्यू में गड़बड़ है। क्लियर हो रही बात? और निकालेंगे कैसे? पहले यहां से जी का फॉर्मूला निकाल लो, आराम से निकाला जा सकता है, t/2π है, हो जाएगा ये 2π मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला गया, इधर बचा √L/g, रूट हटाओगे पावर मतलब स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ, तो इधर स्क्वायर हुआ तो t² और 4π²। ठीक है, अब जी ऊपर ले जाओ और बाकी सब इस तरफ ले आओ, जी ही तो निकालना है ना, तो बाकी सब इधर आने के बाद बचा 4π²L/t²। कुछ डाउट? ये फॉर्मूला आ जाएगा जी का। अब साफ दिख रहा है ना, 4π² में तो कुछ होने नहीं वाला है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है, वेरिएबल थोड़ी ना है कि उसमें हम वो एरर वाला चीज लगाते रहेंगे कि 4 की वैल्यू गलत हो जाएगी। समझ रहे होगे सब लोग? एल में और टी में ही लगाना है अल्टीमेटली, और एल की पावर में है 1, टी की पावर में है नीचे 2, लेकिन नीचे से हमें यहाँ मतलब नहीं होता एरर देखने में। तो डेल्टा
जी बाई जी क्या हो जाएगा। यहां पे समझने वाली बात बस इतनी है, एक जो एक्स्ट्रा चीज है समझने के लिए, वो ये कि कांस्टेंट कुछ भी यहां लगा हो उसका एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरर के फॉर्मूले में वो चीज नहीं है। ठीक है। भोला कुमार कौन है ये? अनीता तुम्हारी आईडी है क्या? हेलो, आवाज आ रही है अनीता? मतलब ये कोई और है। निकाल दीजिए सर। हटा दिया। अमान तुमने कल वाला लेक्चर मतलब पहले वाला लेक्चर देखा है क्या अभी यूट्यूब पे? लास्ट वाला नहीं देखा? नो सर, अब फोर्थ वाला। अभी नहीं देखे। ठीक है। उसमें भी ऐसे ही 75 लोगों को निकालना पड़ा था। कोई बात नहीं, ये ओरिजिनल नहीं था, डुप्लीकेट था। डेल्टा जी बाई जी, ठीक है। तो मेरा मीनिंग ये है, यहाँ पे बस इतना एक्स्ट्रा समझना है कि एरर में कई लोगों को लगेगा कि यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, उसके अंदर फिर एल और टी के साथ वही काम होगा जैसे डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं आएगी एरर में। ध्यान रखना, किसी कांस्टेंट का एरर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ क्वांटिटीज का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल्स का इफेक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एरर देखते टाइम। तो देखो इतना आया ना। ठीक है, अब इन सब में डिफरेंट चीजें दे रखी हैं, डेल्टा एल एल ये सब दे रखा है, देखो तो समझ में आएगा। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1, लेकिन 1 नहीं, कितना? 0.1। क्यों? ये सेंटीमीटर में गिवन है ना? हमें लगता है ग्रुप बदलना पड़ेगा, पता है कुछ तो हुआ है ग्रुप के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैक होता है हमें लग रहा है। ये फालतू कोई ऐड नहीं है, फिर भी मिल रही है लिंक किसी को, उसके बाद भी मिली तो मतलब कहीं से लीक हो रही है, और कोई बात नहीं। चलो देखो, तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम लोगों को क्लियर है अच्छे से? 20 सेंटीमीटर यस। ट्रू वैल्यू टाइप दे रखा है, मेजर्ड वैल्यू वैसे दे रखा है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी है 1 mm की। 1 mm की एक्यूरेसी का मतलब प्लस माइनस 1 mm तक ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब ये सेंटीमीटर में लिया है हमने, जब ये सेंटीमीटर में लिया है हमने, तो फिर हम इसको प्लस माइनस में कभी भी मिलीमीटर में नहीं कर सकते। ठीक, इसीलिए हमने उसको भी सेंटीमीटर किया, तो 0.1 हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। या फिर तुम इसको भी मिलीमीटर में ही ले लो, तो 200 प्लस माइनस 1 लिख सकते हो। इसमें किसी कुछ डाउट है कि लेंथ को ऐसे किया जाएगा? क्लियर है ना सबको? चलो, यस सर। तो उसके बाद ऑसिलेशंस का जो टाइम है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। अब 100 ऑसिलेशंस का टाइम 90 सेकेंड्स दिया है यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन का भी यही मतलब है, एक्यूरेसी से ही रिलेट होता है, कि वो जो क्लॉक है जो तुम्हारे हाथ पे है, वो 1 सेकेंड को तो रेजोल्यूट कर सकती है, लेकिन पॉइंट में अगर सेकेंड्स आ जाए तो रेजोल्यूट नहीं कर पाएगी, एक तरह से उसका लीस्ट काउंट। तो मतलब कि वो वही वही लेवल भी हो गया उसके एरर का, कि 1 सेकेंड ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है? 1 सेकेंड ऊपर नीचे आराम से हो सकता है। तो ये 100 ऑसिलेशन में है, 100 ऑसिलेशन का टाइम है 90 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन का टाइम कितना हुआ? एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हुआ बताओ? 100 ऑसिलेशंस 90 सेकेंड्स में हो रहे हैं, तो 1 ऑसिलेशन कितने टाइम में होगा? कोई भी बता दो। 0.9 0 पॉइंट कितना? 9 सेकेंड। 9 सेकेंड्स में, सीधी सी बात है ना? 0.9 सेकेंड में
एक ऑसिलेशन होगा और हमें यहाँ एक ही ऑसिलेशन का देखना है, क्योंकि ये जो टी दिया है ये पर ऑसिलेशन होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखा है ना, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो ये एक ऑसिलेशन का टाइम दिया है। तो हम जब रखेंगे तो हमको एक ऑसिलेशन के हिसाब से चीजें रखनी पड़ेंगी ना, इसीलिए इसको हम चेंज करेंगे। तो टाइम जो आएगा वो इतना आएगा, ठीक, टी। लेकिन डेल्टा टी भी तो है, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है, इसका मतलब 1 सेकेंड तक सब चीजें ठीक रहेंगी, 0.1 सेकेंड गलत हो सकता है, एरर वहां तक जा सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ समझ लो। तो यहाँ पे देखो क्या किया गया, 1/90। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, इसको सीधे ले लिया गया, 100 ऑसिलेशन के लिए ही ले लिया गया, लेकिन फिर हाँ 100 ऑसिलेशन के लिए भी ले लेंगे तो भी आएगा, क्योंकि रिलेटिव एरर में चेंज नहीं आएगा 100 ऑसिलेशन से, कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा रिलेटिव एरर में। तो वही ले लेंगे फिर, 1 सेकेंड और 90, ठीक है। तो 1/90 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 0.1/20.0, इसलिए क्योंकि डेल्टा एल बाई एल करना है ना, डेल्टा एल है 1 mm, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर, और ये है 20 रखा। पावर 1 थी, इसकी पावर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है, मतलब एक तरह से 1 सेकेंड एरर है, 1 सेकेंड के बाद एरर हो सकती है, वही चीज है, लीस्ट काउंट टाइप। तो यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे वही 1 सेकेंड आएगा, और 100 ऑसिलेशन का 90 सेकेंड्स दे रखा है, तो वो ये आ जाएगा, क्लियर, 90। अब सॉल्व करेंगे, ये आया, लेकिन डेल्टा जी बाई जी, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो एक्यूरेसी परसेंटेज से पता चल सकती है कि इतना परसेंट गलत होगा या इतना परसेंट सही होगा, डिपेंडिंग। तो परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे एक्यूरेसी की वजह से, ठीक है। ऐसे एक्यूरेसी निकालने के लिए एक तरह से कितना परसेंट एरर हो सकती है, उसे तो एक्यूरेसी पता चलेगी। तो रिलेटिव पता है, 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज आ जाएगा। कुछ ऐसा मतलब अजीब सा नहीं है, इसी में 100 का मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है आराम से, क्लियर है ना पॉइंट। और ये कितना लगभग है, 100 का मल्टीप्लाई करके 2.7 आएगा, इतना। तो इसको 3% ले लिया है उठा के, सीधे सीधे अप्रोक्सीमेट करके, क्योंकि परसेंटेज में भी अगर पॉइंट आने लगेगा तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। परसेंटेज वैसे भी 100 का एक पार्ट होता है, बहुत छोटा होता है, वैसे देखें तो 3/100 का मतलब 0.03। अब उसमें भी पॉइंट आएगा तो फिर तो कुछ ज्यादा ही आगे चला जाएगा, समझ रहे हो। या फिर इसको समझ सकते हो, अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो लास्ट वाले डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होने पे क्या करते हैं, इससे पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 0.03 ये पहले ही यहां से लिया जा सकता है अप्रोक्सीमेट करके, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद उसको परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब लगभग 3%। कुछ डाउट है किसी को? हो तो बताओ, क्या चीज क्यों की गई, कुछ भी पूछना है तो। अभी आगे ये भी चीज पता चलेगी कब, कैसे और क्यों अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है और कितना करना है, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। कुछ नहीं पूछना है किसी को, चलते हैं फिर आगे। नो सर। तो चलते हैं फिर, सिग्निफिकेंट एरर्स ऐसे, और सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होते हैं, किसी को पता है तो बता सकता है थोड़ा बहुत, फिर हम आगे बताते हैं। पता है किसी को? तो सही, तो वही राउंड ऑफ फिगर होता है। हाँ, राउंड ऑफ फिगर होता है, मतलब जो हम लोग वही अभी किया हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन, वो यस। पक्का सब लोग यही कह रहे हो, ये कुछ अलग है, थोड़ा सर अलग होता है। हाँ तुषार, तुम कह रहे हो क्या? सर हमें मुझे पता नहीं है सर। अच्छा नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
ध्यान देना, थोड़ा अलग होता है। एग्जैक्टली वही चीज नहीं होती कि बस राउंड ऑफ, कैसे कैसे किया गया है और क्या बेसिस होता है उसका, वो सारी बातें इसमें होती हैं। ध्यान देना, बहुत अलग ही, थोड़ी सी अलग ही चीज है ये, सिर्फ वो राउंड ऑफ वाली चीज नहीं है एग्जैक्टली। कब क्या लेते हैं, कुछ अलग ही सिनेरियो है इसका, इतना अभी तक हम लोग को पता है। देखना, हैज डिस्कस्ड अबव एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर्स, सब में होती है एरर, सीधी सी बात है। thus the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement। मतलब क्या है ये, कि जो एरर निकलेगी, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर प्रेसिशन तक ही हम लोगों को इंडिकेट करना चाहिए, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें किसी को कि प्रेसिशन का मतलब क्या? अच्छा एक बात बताओ, अभी ऊपर हम लोगों ने टेबल देखी थी टाइम की, इसमें प्रिसिशन और ये सब कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे बहुत क्लोज वैल्यू से पता चला था कि प्रिसाइज हैं ये वैल्यूज, है ना। ये वाली वैल्यूज ज्यादा एक्यूरेट थी क्योंकि ट्रू वाले टाइम के ज्यादा पास थी, लेकिन ये वाली वैल्यूज प्रिसाइज बहुत थी, आपस में डिफरेंसेस बहुत कम थे इनमें, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? आपस में इनमें डिफरेंसेस काफी कम थे और ऐसे कोई सर करते हैं। चीज नहीं है। तो और अभी अगर हम तुम लोगों से दो चीजें पूछें, दो वैल्यूज देके पूछें कि कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, तो बताना, ठीक है। देखो, केल्विन केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस की कितनी वैल्यू होती है, पता है किसी को? केल्विन के फॉर्म में 273। 273। और कोई कुछ कहना चाहेगा या यही होती है? सब लोग अग्री हो इस पे? सही है, 273 की होती है, 273 होती है। यस सर। प्लस एक कर देते हैं, फिर प्लस सेल्सियस एंड प्लस कर देते हैं। हम अभी एक और लिख रहे हैं वैल्यू, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की। अब इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है? प्रिसाइज कौन सी वैल्यू ज्यादा है? सर नीचे वाली। सेकंड हाँ, वन। नीचे वाली है, क्योंकि उसमें थोड़ा और ज्यादा पॉइंट में डिजिट्स तक चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। एक और वैल्यू लिख रहे हैं और तीनों के बारे में सब कुछ बताना है। देखना, आ, हेलो सर। हाँ, इनमें से कौन सी वैल्यू, अभी ये इक्वल अगर रहने भी दें तो, इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है और कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, या जो भी है वो बता सकते हो। सबसे प्रिसाइज वैल्यू इनमें से कौन सी है अगर 1 2 3 में पूछे तो? सर सेकंड है। सबसे ज्यादा प्रिसाइज, यस सर। ठीक है, तुमने कहा सबसे ज्यादा प्रिसाइज सेकंड है, ये है तुषार का आंसर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बस सर हमें स्क्रीन शो नहीं हो रहा था। अच्छा, एक मिनट, कौन? आराम, तुम कह रहे हो हाँ सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही तुम्हें? नहीं सर स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। तुम वो करो, सबको शो हो रही है, बाकी सबको हो रही शो? यस सर। यस सर। हाँ, तो आराम तुम एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सबको शो हो रही है, बीच में चेंज करेंगे तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी वैसे भी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तुम लीव करके ज्वाइन करो, उधर ही से सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके सर। हम रुके हैं, फटाफट करो। बाकी सब तब तक बता सकते हो, बाकी सब लोग।
तुषार ने कहा सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा क्या है, प्रिसाइज है। और कोई कुछ कहना चाहेगा से, मतलब प्रिसाइज, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सी वैल्यू है? हाई प्रिसिशन किसका है, हाईएस्ट मतलब? या तुषार पे अग्री हो तो वो भी बोल सकते हो। सेकंड ही होगा। तुम भी कह रहे हो सेकंड, ठीक है। स्क्रीन आपका हट रहा है फिर से, क्या कह रहे हो? स्क्रीन गुम हो जाता है फिर आता है फिर गुम हो जाता है। अच्छा, स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तुम्हारे भी? तो कहते हैं आप सही है। हाँ सर, वो मतलब गुम हो जाती है फिर आती आ जाती है। अच्छा, और सबको भी प्रॉब्लम आ रही है? तुषार, अमान? नो सर, सही है एकदम। सही है, ठीक है। संजीव, आप ठीक है? कोई बात नहीं, नेटवर्क स्लो, कोई बात नहीं, अभी सही है, हाँ, अभी सही है। ठीक है। तो हाँ बताओ फिर, तुम अपना आंसर बताओ। तुम भी सेकंड के साथ जाना चाहोगे या फिर ऑडियंस पोल लोगे, मतलब कि दूसरा कोई बताओगे? सबसे हाई प्रिसिशन इन तीनों में से फिर कौन सी सेकंड वाली का, वैल्यू? सेकंड सर, यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है। हो, यू हाँ लॉस्ट सर, द। आ गया। हाँ सर, तुम आ गया। तुम लीव करके ज्वाइन किए हो बारिश हो क्या? रहा है ना इसलिए। अच्छा, वहाँ बारिश हो रही है तभी। हाँ, हाँ, उसमें इसलिए प्रॉब्लम वाईफाई आती का है, होता आती है है सर। थोड़ी आप प्रॉब्लम। सेकंड वाले के साथ जाना चाहेंगे? तुम भी सेकंड वाले को जाना चाहोगे, यानी कि तीनों का ये आंसर लॉक करना है, संजीव का भी। ठीक है, ठीक है। तो चौथा इंसान कहाँ गया? आरंभ आया नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है कि ये प्रिसाइज है सबसे ज्यादा? उसका रीजन तीनों बताओ जरा। डिफरेंस है बहुत कम है ना। डिफरेंस बहुत कम है एक्चुअल वैल्यू से, इसलिए। ठीक है। तुषार, तुमने क्यों बोला था इसीलिए? यस सर, सर इसमें डिफरेंस कम है। हाँ, अमान, तुमने भी इसीलिए बोला था? यस सर। ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा सब बेवकूफ हो। जिसमें डिफरेंस एक्चुअल Yes. वैल्यू से कम होता है, एक्चुअल वैल्यू से, वो एक्यूरेट ज्यादा होती है। जरूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज ज्यादा हो। ये वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज है, क्योंकि ये डेसिमल की थर्ड डिजिट तक बताई गई है ये वैल्यू। इसके इक्वल नहीं है, ये तो गलत है, समझ रहे हो? इक्वल तो नहीं है, पर ये वैल्यू प्रिसाइज है। कुछ आई बात समझ में? और ये वैल्यू सेकंड वाली सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रिसाइज सबसे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? और यस सर। सेकंड और फर्स्ट दोनों ही ज्यादा एक्यूरेट हैं, इनमें से कोई जीत नहीं सकता है। हाँ, प्रिसिशन की बात जब तक ना करें तब तक दोनों सेम एक्यूरेट हैं, जब तक हम प्रिसिशन की बात नहीं करते हैं तब तक, क्योंकि इसमें भी कोई यहाँ पे 4 तो लिखा नहीं है। 273 तक तो ये सही ही आया है ना, बस खाली आगे के डेसिमल डिजिट्स इसने बताई नहीं है। ठीक है, इतना ही तो अंतर है। लेकिन ये भी एक्यूरेसी की तरफ ही है, बस उतना प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर हो सब? आरंभ आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ वही चीज है, अब यहाँ थोड़ा देखते हैं। Thus, the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement. उसका जो रिपोर्ट है वो थोड़ा प्रिसाइज मैनर में, एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसिशन होना भी जरूरी है, अच्छी चीज है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हम लोग डिटेल में अगर उस चीज को बताते हैं, प्रिसिशन का मतलब हम और ज्यादा डेसिमल डिजिट्स यूज कर सकते हैं उसको ज्यादा और एक्यूरेट करने के लिए। देखो, प्रिसिशन बस एक टूल होता है हायर एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए। अब वो टूल तुम गलत इस्तेमाल करो तो अलग बात है, लेकिन है तो वो प्रिसाइज ही ना। ठीक है, तो प्रिसिशन
हमेशा टूल के जैसे काम करता है। कोई बात नहीं, प्रिसिशन हमेशा टूल के जैसा काम करता है, हाई एक्यूरेसी को अचीव करने वाला टूल। ठीक है, यानी कि प्रिसिशन अच्छा है तो हाई एक्यूरेसी को अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जानबूझ के अगर ना की जाए तो बात अलग है। क्लियर है, बस वही चीज है। अब जैसे तुम्हें सारे प्रिसिशन टूल दे दिए जाए अच्छे अच्छे, और तुम्हें कहा जाए कि किसी, मान लो किसी की भी एक मूर्ति बनानी, खुद की बनानी, चलो, और लेकिन वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए बस हाइट में, और उसमें अच्छे से तुम्हें अपने आंख मुंह नाक सब बनाना है, तो तुमको टूल तो मान लो मिल भी जाएंगे अच्छे, पर तुम्हारे हैंड उतने ज्यादा अभी हैबिचुअल नहीं है इस काम को करने के लिए, तो तुम गलत करोगे, एक्यूरेसी से दूर रहोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रिसाइज नहीं हो। तुम जब कट कर रहे होगे तो सारे टूल्स बहुत छोटे छोटे से है ना, तो काफी प्रिसाइज कट्स होंगे उनमें, मिट्टी विट्टी में अच्छे से होंगे। कुछ समझ पा रहे हो? वैल्यूज में प्रिसिशन का ऐसा ही कुछ मतलब होता है कि पॉइंट्स में, डेसिमल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, वो वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज है। क्लियर है? और इन्हीं डेसिमल प्लेसेस को हम फिगर्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, अभी देखना। और normally the reported result of measurement is the number that includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain। क्या मतलब है इसका? Normally the reported result of the measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain। मतलब पहली अनसर्टेन डिजिट। अब कैसे पता चलेगा कि वो पहली फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कौन सी है? अनसर्टेन का मतलब जिसके सही होने की गारंटी बहुत कम है। अब जैसे अगर हम लिख रहे हैं 273.15, तो क्या लगता है ये 5 की जगह 4 भी तो हो सकता होगा, या 6 भी। बात समझ में आ रही है ना? ये वैल्यू थोड़ा बहुत गलत हो सकती है। हम जो भी मेजरमेंट करते हैं लास्ट वाली डिजिट की कोई गारंटी ली नहीं जा सकती है कितना भी अच्छे से कि वो एग्जैक्टली उतनी ही होगी। थोड़ा बहुत उसमें माइन्यूट डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये है क्या, बात समझते हैं एग्जाम्पल से। इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड्स, ठीक है, तो द डिजिट्स 1 and 6 आर रिलायबल। ठीक है, लास्ट डिजिट नहीं है ना, वो लास्ट डिजिट का भरोसा नहीं है। हो सकता है 1.63 सेकेंड हुए हो हमारे मेजरिंग स्केल की वजह से या वही वॉच की वजह से हमको 1.62 दिखा, हो सकता है 1.61 ही हुआ हो। ये बात सबको क्लियर हो रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि एंड वाली डिजिट का गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हो सब लोग? यस सर, क्लियर सर। है ना? ठीक है, तो आराम, तुम बीच में चले गए थे हाँ सर, अभी ठीक है। तो ठीक है, चलो। तो अभी आए हो या कितनी देर हुई आए हुए? मतलब सिग्निफिकेंट फिगर से समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, 2-3 मिनट पहले ही है। हाँ ठीक है, यही चीज है, बस यहीं पे आए अभी, ज्यादा कुछ निकला नहीं है। तो अनसर्टेन डिजिट किसको बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना? काफी हद तक एंड वाली डिजिट को। ठीक है, रिलायबल मतलब भरोसेमंद डिजिट, उनसे पहले वाले डिजिट्स को। ठीक है, यानी कि 1.6 ठीक तक है। तो चांसेस हैं कि ये ठीक ही होगा, लेकिन ये 2 की गारंटी नहीं है। क्योंकि अब तुमने मान लो स्टॉप वॉच ली हुई है, तुमने स्टॉप वॉच ऑन की ऑफ की, तो उसमें इतने का तो डिफरेंस आ ही सकता है, 0.01 का तो डिफरेंस आ ही सकता है। अब सोचो 0.01 एरर आ गई तो ये कितना हो जाएगा, 1.63 हो सकता है या 1.61 हो सकता है, क्योंकि एरर ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। क्लियर है तुम लोगों को क्या बात हो रही है? यही है। ठीक है, तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो हम बोल रहे होते हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अभी देखना, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज देखो, द रिलायबल डिजिट, यानी कि जितनी रिलायबल डिजिट है 1,
6 नंबर ऑफ डिजिट गिनी जा रही हैं, समझ रहे हो, इसको अलग अलग गिना जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक, रिलायबल डिजिट 2 हो गई, अनसर्टेन डिजिट कितनी है, 1 है फिलहाल यहाँ पे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 प्लस करके बोला जा रहा है ना कि होगा, द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, फिगर्स हर एक डिजिट को बोला जाता है, अब कितने फिगर हैं ये पता चलेगा, सिग्निफिकेंटली कितने फिगर हैं ये पता चलेगा उसी बेसिस पे, बात आई समझ में, क्लियर है ना। यस संजीव यस सर। तुमने सही कहा था वैसे, क्या सर? जो एंट्री करने की कोशिश कर रहा है ना वो है तो अनपढ़, यस सर। क्योंकि क्या जो क्या कर रहा है आप? अनीता की डिजिट है, अनीता का जो वो है क्या नाम है, नाम जो अनीता के भाई का नाम है, शायद छोटे भाई का या ऐसे कुछ ऐसे ही, मेन मेन आपसे कोई रिक्वेस्ट है क्या? नहीं 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 नहीं, उसका ऐसे बूला कुमार करके है, ठीक है, रैंडम नाम है, यस सर। बूला कुमार करके है, बच्चों का जैसे होता है ना वैसा कुछ, तो आईडी में डाला होगा, अब ये कभी लिख रहा है भोला, ठीक है, कभी कुछ और, तो ये अलग अलग अपना ट्राई मार रहा है, जैसे नेवर थॉट को नेवर दो कर दिया था, कुछ भी गजब है, सर मजा आ गया। और नहीं अनपढ़ नहीं होगा, पता है क्या होगा, हो सकता है नाम टेकन हो, लेकिन नहीं, वो तो टेकन होने से मतलब नहीं ये होता है, ये ना अकेला नहीं कर रहा है, 3-4 जन कर रहा है। हाँ हाँ वो तो अकेला से पता है, पॉसिबल नहीं है। वो तो पता है, वो तो पता है, कई लोग मिलके कर रहे हैं, चलो कोई काम नहीं इनको। सोचो जरा, मोबाइल कम पड़ रहा है टाइम पास करने के लिए कि क्लास में आके टाइम पास हो रहा है, लेवल है, फिजिक्स क्लास में टाइम पास हो रहा है, जानबूझ के अलग से ज्वाइन करके टाइम पास, मतलब और ये बड़े वाले हैं, बड़े वाले। लोग पहले मतलब टाइम पास के लिए क्लासेस से भागते थे कि क्लास नहीं जाना है क्योंकि टाइम पास करना है, इनको क्लास में आके टाइम पास करना है, वाह, गजब के चलो बच्चे, गजब। छोड़ो छोड़ो, सर बड़े तेजस्वी लोग 2000 हैं ये लोग। 2022 चल रहा है ना, समझ रहे हो, एडवांस वर्ल्ड है, सर ऐसे ही होता है यहाँ पे, देखो हम लोग अपने उस पे आते हैं, फालतू छोड़ो, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, 2 डिजिट रिलायबल है, 1 डिजिट अनसर्टेन है, इन दोनों का सम ही क्या होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर बस नंबर आएंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3, एक फिगर है 1, एक फिगर है 2, एक फिगर है 6, मतलब तीनों मिला के 3 फिगर्स हो गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3, कुछ बात समझ में आ रही है कैसे चल रहा है ये सब, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे वर्ड से पूरी तरह समझ में नहीं आता है, फिगर्स का मतलब वही, जैसे तो हमने लिखा 5237, ये एक नंबर है 5237, तो इसमें 4 फिगर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं ना, तो हम कह सकते हैं 4 फिगर्स हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ समझ लो, ठीक, इफ वी से the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 seconds, the digit 1 and 6 are reliable and certain, ये दोनों certain है, certain का मतलब सबको पता है कि रियलिटी की तरफ, ज्यादा ट्रू ट्रू वैल्यू की तरफ, ठीक है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि हाँ ये तो ऐसे ही है, ठीक, while the digit 2 is uncertain, thus the measured value has 3 significant figures, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए सबको, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे कैसे 3 आ गया, हमेशा काउंट मत कर लेना, बस इतना समझना, ठीक से समझनी है वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर में, अभी आगे देखना बहुत सारे मिथ टूट जाएंगे, अभी लग रहा है ना कि ये 3 है, 3 हो गया, ऐसे ही ये हो जाएंगे तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएंगे इतना हो जाएगा, ऐसे काउंट डायरेक्ट नहीं होगा, इसके रूल्स है बहुत सारे, ठीक है, ध्यान से समझना बस, क्लियर, देखो आगे फिर, यस thus the measured value has 3 significant figures, हो गया, the length of an object reported after measurement to be 287.5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम कब आना शुरू होती है, जब 0 आते हैं बीच में, जैसे लिखा होता 0.05, तब हम किसको गिनते किसको नहीं गिनते, वो आगे अभी हम देखेंगे रूल्स के हिसाब से क्या चलेगा, क्लियर है, देखना ध्यान से, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ठीक है, द डिजिट 287 आर सर्टेन, ये 3 सर्टेन हो गई, एंड वाली डिजिट अनसर्टेन हो गई, यानी कि उसकी कोई गारंटी नहीं, अनसर्टेनिटी है उसमें, उथल पुथल है एक तरह से,
चेंज हो सकता है, ये 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक ऊपर नीचे जनरली होता है। क्लियर? लिखा ना, 5 इज अनसर्टेन। क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट्स देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज superfluous and also misleading since it would give a wrong idea about the precision of measurement। ठीक है, प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से मतलब क्लियरली हम लोग नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हो? यहां से लग रहा होगा ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पता है तो पता चल जाएगा कि कितना प्रिसाइज है मेजरमेंट, ऐसा क्लियर अभी नहीं है, अभी देखा पता चलेगा आगे। देखो, the rules for determining the number of significant figures can be understood from the following examples। Significant figures indicate, as already mentioned, the precision of measurement which depends on the least count of the measuring instrument। क्या है? A choice of change of different units does not change the number of significant figures or figures in a measurement। मतलब क्या है इसका? यानी कि तुम्हें सेंटीमीटर में मतलब किसी चीज को मेजर करना हो, या फिर मिलीमीटर में मेजर करना हो, या मीटर में मेजर करना हो, इससे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई असर नहीं आता है। बात आई समझ में? मतलब ऐसा लगेगा कि इससे सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर आ सकता है, पर ऐसा नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर वैसे ही रहने वाले हैं। क्लियर हो? Yes, sir. A choice of change of different units does not change the number of significant digits or figures in a measurement। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना डिफरेंट, कोई कौन सी डिफरेंट यूनिट चुनते हो, क्योंकि पॉइंट में चीजें आने लगेंगी ना डिफरेंट यूनिट चुनने से, पॉइंट में आने लगेंगी या बड़ी वैल्यू आने लगेगी, लेकिन उससे सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे एक एक एग्जाम्पल से। दिस इंपॉर्टेंट रिमार्क मेक्स मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस क्लियर। अब ये बात क्लियर तब होगी जब हम लोग ये सब चीजें देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, सही बताएं तो। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ 2.308 centimeter has 4 significant figures, but in different units the same value can be written as this। सेंटीमीटर में इतना था, मीटर में लिखा गया तो क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन बताएगा? 100 का मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड डिवाइड करते हैं। श्योर हो ना? सबको सब श्योर हो कि डिवाइड ही करेंगे? देखो एक सिंपल सी बात बताएं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो हमेशा डिवाइड होगा। ध्यान रखना, डिफरेंस बस तुम लोगों को पता होना चाहिए कितने का डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। वो डिफरेंस ज्यादातर याद रहता है, ये याद नहीं रहता है कि क्या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। ठीक है, स्मार्टली निकाला भी जा सकता है, भूल भी जाओ तो वहां पे। तो 2.308 सेंटीमीटर था, अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल और 2 प्लेस पीछे खिसक जाएगा, मतलब 0.02308 हो जाएगा। ठीक है, किस में? मीटर में। अब वही चीज अगर मिलीमीटर में देखनी हो तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर वाले में, तो 23.08 हो जाएगा। वही चीज माइक्रोमीटर में देखनी हो तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 to the power -6, है ना, और सेंटी का मतलब होता है 10 to the power -2। तो कितना डिफरेंस है? 4 का, 10 to the power 4 का। तो ये बड़ी से छोटी यूनिट पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 10 to the power 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे, बड़ी से छोटी यूनिट में जाते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो वही चीज है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा नंबर 23080, 4 डिजिट आगे बढ़ गया ना डेसिमल, माइक्रोमीटर हो गया। लेकिन इन ये सब करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं आया। इन सब में 2, 3 और 0 ये तीनों क्या है? क्या है? 2, 3, 0 ये तीनों सर्टेन डिजिट्स हैं, यानी कि इन पे भरोसा किया जा सकता है, रिलायबल डिजिट्स हैं, भरोसा किया जा सकता है, रिलाय किया जा सकता है। ठीक है, और जो 8 है वो अनसर्टेन डिजिट है सब में। यानी कि यहां जो तुम लोगों को कंफ्यूजन आ रही होगी कि इसमें तो 0 भी हो जाना चाहिए था देखा जाए तो, लेकिन नहीं होगा ये। अभी आगे ये सारी बातें क्लियर होंगी इन सारे रूल से,
कि कब हम जीरो को नहीं लेते हैं, कब लेते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें भी एंड वाला जीरो नहीं लिया गया, सब में 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लग रहा है कि नहीं? इसमें एक बार को लग रहा होगा चलो 4 ही हैं, इसमें लेकिन नहीं लग रहा होगा, इसमें भी ज्यादा लग रहे होंगे। ठीक है, तो ऑल दीज नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट 2308 नेमली 4, 4 ही हैं। दिस शोज दैट द लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है सबको? द एग्जाम्पल गिव्स द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ये वाले रूल्स देगा। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इतना तो पक्का है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी चाहे वो कहीं भी लिखी हो वो सिग्निफिकेंट होंगी, उनको तो काउंट करेंगे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर है सबको? पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये रूल्स याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि जैसे बनाए गए हैं वैसे ही ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या चलता है बस समझने जरूरी है कि कैसे क्या बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। किसी को ना क्लियर हो तो बोल देना बीच में। तो बस यही चीज है कि all the non-zero digits are significant, all the zeros between two non-zero digits are significant, no matter where the decimal point is, if at all। मतलब all the zeros between two non-zero digits, मतलब all the zero between two non-zero digits, जैसे कि 2 लिखा है 5 लिखा है, अब इसके बीच में मान लो 2 जीरो लगे हैं। ठीक है, all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है तो मान लो कहीं पे भी है, यहाँ पे है, तब भी ये 0 0 भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है? बताओ सेकेंड पॉइंट में। क्लियर है? सब लोग बोल दो एक बार। क्लियर है सर, यस क्लियर यस सर, क्लियर है सर। क्लियर ठीक है, सर। यानी कि दो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस आएंगे उनको काउंट किया जाएगा, डेसिमल कहीं पे भी लगा हो। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरो को। तीसरा पॉइंट क्या है? इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर जो नंबर है वो 1 से छोटा है, जो भी नंबर है वो 1 से छोटा है। ठीक है, द जीरोस नंबर 1 से छोटा है का मतलब डेसिमल में है, 0 पॉइंट समथिंग में है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ? 0 पॉइंट समथिंग में होगा। द जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, अब डेसिमल के राइट साइड में अगर कुछ जीरो जीरो है, डेसिमल के राइट साइड में पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कुछ बात समझ में आई? अगर डेसिमल के जस्ट बाद जीरो स्टार्ट हो गया है तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे जब तक ये 0 0 चलेगा, जब तक कोई डिजिट नहीं आ जाती, और इसके पीछे वाले को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। बात आई समझ में? अभी ऊपर वाली वैल्यू में ये चीज हुई थी, ये देखो यहाँ पे कैसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ सकते हैं जब इन दोनों जीरोस को काउंट ना किया गया हो। क्लियर है सबको? क्लियर। यही चीज है। तो इफ द नंबर इज लेस देन 1 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग किसी के लिए, द जीरो और जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि पहली नॉन जीरो डिजिट, मतलब ऐसा नहीं है कि राइट में अगर ऐसे लिखा है 00208 तो ये वाला जीरो भी तुम हटा दो क्योंकि ये डेसिमल के राइट में है, इसको नहीं हटाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर से। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है कम से कम। ठीक है, जो डेसिमल के जस्ट राइट में है और उसके और राइट में है, जब तक एक नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाती है तब तक के नेग्लेक्ट करते जाएंगे, यानी कि ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है और ये तीनों हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया? ठीक है, बस यही बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस। अब ये टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल का मतलब किसको पता है? एंडिंग।
टर्मिनल का मतलब एंड जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो और जीरोज जो एंड में जीरो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, समझ रहे हो, या इसके बिल्कुल शुरू में होगा, ठीक, ये बिल्कुल एंड में या बिल्कुल शुरू में। इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कुछ बात समझ में आई? अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट्स नहीं लगा हुआ, मतलब कि ऐसे 0.5 लिखा होता, तब ये जीरो भी काउंट हो जाते सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। 1 2 3 0 0.5 लिखा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? बताओ बताओ, कोई तो बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें लिए जाएंगे? सर 3 तीन सर नहीं, 4 क्या 4 सर। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिए जाएंगे? नहीं, 6 सिक्स लिए जाएंगे। क्यों? दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरो लाई कर रहा है ना। सेकेंड रूल, सेकेंड पॉइंट, बात आई समझ में? तो काउंट होगा। ले 6 significant क्या कह रहे हो संजीव? ये 6 significant है। 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 भी है, 0 0 भी है, 5 भी है, क्योंकि ये 0 0 3 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, काउंट किए जाएंगे। और वही जैसे ही हम यहाँ से 5 हटा देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचेंगे? सिर्फ 3, क्योंकि ये वाला पॉइंट यही कह रहा है कि बिल्कुल टर्मिनल में एंड में अगर 0 0 लगे हुए हैं तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। डेसिमल नहीं होना चाहिए, लेकिन विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें जो एंड वाले टर्मिनल वाले जीरो हैं उनको काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्लियर? और भी जीरो लगा दो वो भी नहीं है। बात आई समझ में सबको? ये वाला पॉइंट, यस सर। बस यही है इस पॉइंट का सिस्टम, मीनिंग यही। द ट्रेलिंग जीरो और जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब? द ट्रेलिंग जीरो और जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के साथ आगे अगर जीरोस लगे हुए हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। कुछ आई बात समझ में? नॉर्मल नंबर में अगर ये लिखा होता 3500 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते? 2। और अगर ये लिखा है 3.500 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर टर्मिनल पे या ट्रेलिंग पे, ट्रेल पे मतलब कि भाई एंड पे जीरो लगे हुए हैं, समझ रहे हो? एंड मतलब इसके बाद को फिर कोई नंबर नहीं आना चाहिए कि 5 आ रहा है 6 आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। एंड वाले जीरो की बात हो रही है, उनको काउंट किया जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को, जब तक बार बार कर करके नहीं देखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, कोई ना कोई रूल गलत जरूर होगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्लियर हो सब लोग? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद वाला तो काउंट नहीं होगा, है ना, लेकिन उसके बाद वाले काउंट होंगे 1 2 3 4, क्योंकि जस्ट बाद वाला काउंट ना होना एक रूल में लिखा हुआ है क्लियरली। और ध्यान से गौर से देखना, इसमें एक दूसरे का रूल कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई भी पॉइंट एक दूसरे को ब्रेक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर उसको उसको तोड़ के दूसरा वाला पॉइंट अपना बना पा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। वो भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। बता रही ना समझ में? तो उसके बाद फर्स्ट में एग्जांपल में ये चीजें थी, और ये सेकंड देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोस। कुछ कंफ्यूजन हो सकती है ट्रेलिंग यानी कि एंड वाले जीरोस को लेके कि कैसे लेंगे, क्या लेंगे। तो सपोज अ लेंथ इज रिपोर्टेड टू बी 4.700 मीटर
अब पहली बात तो ये कि जनरली तो ऐसा लिखा मिलता नहीं है। ये बाद वाले 0 0 का मतलब क्या है, सीधा ऐसे ही लिख देते 4.7 मीटर। अब बताओ इन दोनों में फर्क क्या है, किसी को पता है या कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क सर कोई फर्क नहीं। ये कौन कह रहा है, संजीव? ठीक है, और कोई कुछ कह रहा है? जो भी लगता हो बता सकते हो, सही गलत होना तो अलग ही बात है। ठीक है, बताओ। आराम, हाँ तुषार, अमान, बताओ अपना अपना स्टैंड कि इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं, और अगर है तो क्या है? सर सेम ही है दोनों। सेम है, है। ठीक है। हाँ, और बोल रहे नीचे वाले में कंफर्म नहीं है कि 7 के बाद क्या होगा, तब कुछ 4 तक हो सकते हैं ना, हम्म 1 से लेके 0 भी हो सकता है या 4 तक हो सकते हैं। हम्म नीचे वाले में, ऊपर वाले में कंफर्म है कि 0 ही होगा अगले 2 पॉइंट तक। हम्म और कोई कुछ कहना चाहेगा? आराम, तुम्हारा बचा है, कुछ बताओगे? हम ही ने कहा। अच्छा, तुम्ही ने कहा आराम, सॉरी। तो अमान, तुम्हारा बचा है फिर। अमान, आवाज आ रही है? हम कह रहे हैं इनमें से इन दोनों में फर्क है या नहीं, और अगर है तो क्या है? और ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट नहीं मतलब तुम कहना चाहोगे सेम है? सेम नहीं है दोनों। देखो, अगर प्रॉपर वे में देखें तो ये दोनों सेम नहीं होते हैं। जो आराम ने कहा वो सही बात है। सुना था सबने? क्या कहा? इसमें यहां तक देखा जा रहा है एक बार को, ठीक है। अब इसमें ये वाली डिजिट अनसर्टेन हो सकती है एक बार को, उसके नेक्स्ट वाली, लास्ट वाली 0, यानी कि यहाँ पे 1 भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ और भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो चेंज हो सकता है। लेकिन इतना तो है कि ये यहाँ तक जाएगा और 7 के आगे ही रहेगा, ठीक है। इसका भरोसा नहीं है, ये तो हो सकता है 4.69 को ही 7 लिख दिया गया हो, 4.7, ठीक है। इसमें नहीं है वो सर्टेनिटी। क्लियर हुई बात? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिक। तो इस यही रीजन है कि इसमें हम एंड वाले को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेते हैं, बस यही रीजन है। क्लियर हुई बात? प्रॉपर रीजन क्या है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है। सही कैप्स आगे ऊपर हाँ, समझ में नहीं आया? कैप्स लॉक ऑन है। आवाज तुम्हारी कट रही है, क्या कह रहे हो? सर कैप्स लॉक ऑन है आपका क्या, वो डिस्प्ले पे आ रहा है। कैप्स लॉक ऑन नहीं है, डिस्प्ले नहीं आ रहा तुम्हारा, मतलब तुम्हें? नहीं नहीं डिस्प्ले आ रहा है, फिर ऊपर में कैप्स लॉक ऑन ऐसा क्या आ रहा है। मेरा नहीं ऑन है, मेरा ऑफ है। तो ठीक ठीक है सर, आपका पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर, यहाँ बहुत बारिश हो रहा है। हाँ, ये समझ में आया तुम्हें? ये बताओ पहले, इसमें कुछ डाउट है? हाँ है। हाँ, तो यही है कि ये लेंथ हम लेते हैं, ठीक है। इट इज एविडेंट दैट द जीरोस हियर आर मेंट टू कन्वे द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि ये जो डबल जीरो हैं, ये मेजरमेंट के प्रिसिशन को बता रहे हैं कि, और हाई एक्यूरेसी के साथ या हाई प्रिसिशन के साथ इस चीज को देखा जा रहा है, सेकेंड थर्ड डिजिट तक, ठीक है। तो देयर फॉर सिग्निफिकेंट, इसीलिए सिग्निफिकेंट है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इफ दीज वर नॉट, इट वुड बी सुपरफ्लुअस टू राइट देम एक्सप्लिसिटली। मतलब अगर ये नहीं लिखे होते तो इसको हम खुद से लिख देना सही नहीं होता। सुपरफ्लुअस होता है एक तरह से हवा में, ठीक है, रैंडम बिल्कुल, टू राइट देम। द रिपोर्टेड measurement would have been simply 4.7 मीटर। नाउ सपोज वी चेंज यूनिट्स, ठीक है, अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो 4.700
मीटर, ठीक है ये है। अगर हम खुद से लगा दे रहे हैं जबरदस्ती, 4.7 में खुद से हम जबरदस्ती लगा रहे हैं तो क्या होगा, देखो 470.0 सेंटीमीटर, मीटर में मीटर का सेंटीमीटर में चेंज हुआ, तो इसमें 4700 मिलीमीटर और इसमें 0.004700 किलोमीटर, ठीक है। सिंस द लास्ट नंबर हैज ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद नो डेसिमल, जैसा कि ये, इसमें कोई डेसिमल नहीं है ना, लास्ट दो नंबर क्या है, जीरो, तो इनको नहीं लेते हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 ही हुए। इसमें कितने हो गए, इसमें भी 2 हुए क्योंकि ये भी लास्ट जीरो ही है, ठीक है, या फिर इसमें ज्यादा हुए, देखना अभी। We would conclude erroneously from observation 1 above that the number has 2 significant figures while in fact it has 4 significant figures। यानी कि इनमें सब में हम देख सकते हैं कि नंबर के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कुछ में और कुछ में 4 वैसे करके दिख रहे हैं। मतलब अगर हम वो वाली चीज को ना माने कि डेसिमल के बाद ये काउंट होते हैं, अगर हम उस चीज को ना माने कि ये काउंट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये चीज एग्जैक्टली इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, यही बताया गया है। आई बात समझ में? पॉइंट के आगे लास्ट में 00 लिखने का मतलब प्रिसिशन बताया जा रहा है कि हाँ यहां तक वैल्यू एक्यूरेट है, मतलब काफी हद तक इतना ही आएगा। क्लियर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें होंगे इस वाले में, ठीक। रैंडम हम अपने तरफ से 4.7 नहीं ले सकते थे उसमें, बस यही बात है। एंड अ मीटर चेंज ऑफ यूनिट्स कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें जबकि ऐसा लग रहा है कि हो रहा है चेंज, पर नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? इसमें गलत दिख रहा है ना, किसी किसी में 2 दिख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि गलत है। प्रॉपर समझ में आया सबको? कुछ डाउट हो तो बोल सकते हो। चल रहे हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, टू रिमूव सच एम्बिग्विटीज। अब एम्बिग्विटीज मतलब इन प्रॉब्लम्स को या फिर इन एरर्स को या इन अनसर्टेनिटीज को, ठीक है, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये इतने सिग्निफिकेंट फिगर कौन देखता रहेगा, समझ रहे हो, मिलीमीटर में, इसमें उसमें। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि हम आंसर्स साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ताकि हमें फालतू के सिग्निफिकेंट फिगर देखने की जरूरत कम से कम पड़े, ना पड़े, ठीक है। तो इसका जो एक सॉल्यूशन है वो ही है साइंटिफिक नोटेशन। पता तो होगा ही कुछ लोगों को कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। क्या होता है बताओ? लिखा तो है, इन द पावर ऑफ 10। स्टैंडर्ड यूनिट में ले आओ, लेंथ है तो मीटर में, मास है तो केजी में, बाकी जितना भी जीरो आ रहे हैं, अब चाहे अपॉन में आ रहे हैं चाहे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, है ना, जीरोस कुछ आ रहे होंगे, 100 का मल्टीप्लाई या 1000 का डिवाइड कुछ आ रहा होगा, उन सबको 10 की पावर में लिख दो, बेटर ऑप्शन है। साइंटिफिक नोटेशन का यही मीनिंग होता है। इन दिस नोटेशन एवरी नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। एक नंबर यहां होता है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर में एक नंबर होता है, बस इसी फॉर्म में सारे नंबर लिखे जा सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के तौर पे। तुम लोग कोई भी नंबर बताओ, सबको इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है घूम फिर के। क्लियर हुई बात, क्या कहना चाह रहे हैं? अब जैसे ये लिखा है 0.02308, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें मीटर है ये, तो मीटर को मीटर रहने देंगे, 2.3, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ एक ही डिजिट को हम लोग डेसिमल के लेफ्ट में रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कि इसको हम 23.08 नहीं लिख सकते साइंटिफिक नोटेशंस में। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक है, कि हम 2.3 लिखें, ठीक है, 308 लिखें। अब उसके बाद ये डेसिमल कितना शिफ्ट करना पड़ा हमको इसके चक्कर में, 1 2 यहां पे लाना पड़ेगा, समझ रहे हो, 2 शिफ्ट करेंगे राइट, वो भी इसका मतलब है कि 100 का एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे 100 का डिवाइड भी होगा, मतलब कि 10 टू द पावर -2 डिवाइड होने की वजह से। तो 10 की पावर में एक नंबर आया -2, यहां पे एक नंबर आया a, यानी कि इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ना साइंटिफिक नोटेशन में। किसी को कहीं भी कुछ डाउट है इसमें, बता सकता है।
बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. किसी को भी नहीं? पक्का? इससे वाकिफ हो ही, बार बार यूज तो किया ही होगा, अलग से नाम याद हो या ना हो, या पता हो या ना हो, यही बस इतना हो सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन ही बोलते हैं इसको बस, बहुत ज्यादा। बाकी यूज तो सबने किया होगा, आंसर्स इस फॉर्म में लिखे ही होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, सॉल्व वॉल्व करने में मैक्सिमम लोगों ने। ठीक, अब देखें, वेयर ए इज द नंबर बिटवीन 1 एंड 10, जो कि ए जो होगा वो नंबर 1 और 10 के बीच में होगा, बिटवीन बोला गया है, 1 तो लेंगे 10 नहीं लेंगे, मतलब कि 10 पॉइंट समथिंग नहीं लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में इन द प्लेस ऑफ ए, ज्यादा से ज्यादा 9 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने जितने भी वैल्यूज याद कर रखी हैं वो सब साइंटिफिक नोटेशन में ही तो याद कर रखी हैं। पूछें अगर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? किसी को याद है इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है? अरे चलो चार्ज बता दो। सर 1.6 इंटू 10 की पावर 22। चार्ज बता रहे हो, मास बता रहे हो? हम्म? ये चार्ज है, Yes, sir. चार्ज है। Charge 1 0.6 into 10 to the minus 19. और यूनिट Unit कूलॉम, column होता है कूलम। charge का ना। ठीक है। ये और sir वो जिस mass तरह, होता है। हाँ ये जिस तरह से लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन के ही तो हिसाब है, Yes, sir. कुछ अलग थोड़ी ना है। जितनी भी चीजें इस तरह की Yes. तुमने स्टैंडर्ड वे में याद कर रखी हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद कर रखी होगी, किसी भी चीज की रखी है, तो वो सब साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखी हुई है, अगर गौर से समझोगे तो, ठीक है, कि उसमें एक वैल्यू है, 10 की पावर है समथिंग। क्लियर? अवोगाड्रो नंबर क्या है? सॉरी सर मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ संजीव? Sir नेट बहुत कुछ कर रहा है सर, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, तुम आगे बाद में देख सकते हो, खत्म ही होने वाली है वैसे भी क्लास 10 मिनट में। वैसे हम देख ही रहे हैं, लेकिन अगर होगा तो मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत भारी हो रहा है सर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, या 1 मोल में 6.02 into 10 to the power 23 sir. 6.022 इंटू 10 टू द पावर 6.022 23, तो इसमें 6.022 क्या हो गया, ए, और 23 क्या हो गया, बी। साइंटिफिक नोटेशन ही तो है, yes तो इसमें yes बहुत sir. ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, समझ में आ रही होगी बात कि क्या बात हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है। yes लेकिन sir. एक दूसरी चीज समझने लायक है इसमें, जो अभी ऊपर बात हुई है, जो हम लोगों ने टेबल्स देखी थी, लेंथ के ऑर्डर देखे थे, मास के ऑर्डर देखे थे, तो ये ऑर्डर क्या होता है, कोई बताएगा कि मास इस ऑर्डर का है? मान लो अगर बोला जाता है कि मास, इसका मास 10 टू द पावर -30 के ऑर्डर का है, तो इसका मतलब क्या समझे हम, कि 10 टू द पावर -30 ही है मास इसका? ऑर्डर का मतलब क्या? किसी चीज का मास, जैसे ह्यूमन का मास किस ऑर्डर का है, जनरल नॉर्मल, अगर आम तौर पे किसी भी इंसान के मास की बात करें तो केजी में किस ऑर्डर का है, पता है? किसी को पता है? 10 टू द पावर 2 के ऑर्डर का है अप्रोक्सीमेटली, 10 टू द पावर 2 केजी के ऑर्डर का है, ये ऑर्डर है जनरल ह्यूमन मास का। तो इसका मतलब क्या सब के सब 100 किलो के हैं? सब तो नहीं है, तो फिर ये ऑर्डर कैसे है, और ऑर्डर का क्या मीनिंग है फिर? आराम, कुछ पता है? नहीं सर वैसे। देखो, अच्छा ये सुना नहीं है किसी ने कि ऑर्डर क्या होता है, ये इतने ऑर्डर का मास है, ये इतने, ऊपर अभी लिखा हुआ है, तुम लोग टेबल्स देखोगे ना, तो ऑर्डर ऑफ मास, ऑर्डर ऑफ लेंथ, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, इन कुछ टेबल्स में। ये सब ऑर्डर ही लिखा हुआ है, एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यूज नहीं लिखी हुई है। विंक ऑफ आई का भी ऑर्डर लिखा हुआ है 10 टू द पावर -1, एग्जैक्ट 10 टू द पावर -1 सेकंड नहीं होता है, ठीक है, ये सब ऑर्डर लिखा हुआ है। ऐसे ही ऊपर भी ऑर्डर लिखा हुआ है, ये सब। इलेक्ट्रॉन का मास देखो क्या लिखा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास तो तुम लोग को पता है, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ मास लिखा है, एक्चुअल मास नहीं लिखा है। वो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है,
इलेक्ट्रॉन का मास। समझ रहे हो सब लोग? इलेक्ट्रॉन का मास इतना केजी होता है। तो फिर यहाँ पे गलत क्यों लिखा है? यहाँ गलत नहीं लिखा है, यहाँ मास का ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये जानते कैसे हैं, समझते कैसे हैं कि ऑर्डर कैसे पता चलेगा? ये तो दिख रहा होगा ना कि काफी क्लोज है, रैंडम कुछ भी नहीं है। वो 10⁻31 के आसपास का है और ये 10⁻30 के आसपास का है, तो क्लोज तो है। तो फिर ये 30 क्यों किया गया माइनस का? -31 क्यों नहीं रहने दिया अगर उसमें पावर -31 आ रही थी तो? ठीक है, कंफ्यूजिंग है ना ये चीज? तो अभी देखना ऑर्डर कैसे देखा जाता है, कैसे निकाला जाता है। क्लियर? छोटी सी चीज है, बड़ी बड़ी का मतलब बड़ी नहीं है, छोटी सी मतलब बहुत छोटी सी चीज है। देखो, where a is the number between 1 to 10 and b is an positive or negative exponent मतलब power of 10, ये तो ठीक है। in order to get an approximate idea of the number, यानी कि हम approximate idea अगर किसी चीज का लेना चाहते हैं तब हम ऑर्डर की बात करते हैं। यानी कि एक ऑर्डर मतलब ह्यूमंस के मास का ऑर्डर क्या है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास रहता है। समझ रहे हो? ऑर्डर क्या है मतलब अप्रोक्सीमेटली मास किसके आसपास रहता है। यहाँ एवरेज की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखना, वो चीज अलग होती है। एवरेज नहीं निकाला जा रहा है यहाँ कोई, ठीक है? ऑर्डर निकालने का सिस्टम ही अलग है, 10 की पावर में चलता है ऑर्डर। वी में राउंड ऑफ द नंबर a to 1, और ये कैसे? फ्रॉम a लेस देन इक्वल टू 5 ऐसा कर सकते हैं, पर ये चीज की नहीं जाती है। क्या किया जाता है? √10 से अगर a की वैल्यू छोटी है या इक्वल है तो यहां तक जो a के साथ 10 की पावर में लगा होगा यही ऑर्डर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? मतलब कि √10 का मतलब कितनी वैल्यू आएगी? 3 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, ठीक है, √10 की। तो उससे अगर a की वैल्यू जो यहां लिखी वैल्यू है वो कम है, यानी कि मान लो यहां लिखी वैल्यू मान लो 2.53 इंटू 10 टू द पावर 5 है, तो इसका ऑर्डर 10 टू द पावर 5 ही हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बात हो रही है? किसको नहीं हुआ बोल दो। इसका ऑर्डर हो जाएगा 10 टू द पावर 5, लेकिन वही नहीं अगर हुआ। नहीं हुआ, ऑर्डर का सिस्टम ही यही है, वो 1 से 5 के बीच वाला सिस्टम नहीं है। अभी तक जो तुम अप्रोक्सीमेट करते हो, जो तुमने 1 to 4 बोला था कि 7 के बाद वो 4 तक की कोई डिजिट हो सकती है, 1 से 4, तब भी वो 7 ही आएगा राउंड ऑफ करके। यहाँ वो चीज नहीं की जा रही, राउंड ऑफ वाला चक्कर नहीं है। ऑर्डर जिस तरह से डिफाइन किया गया है ना, वो ऐसे ही है कि √10 की जो वैल्यू होती है अगर a की जगह पे उतनी है या उससे कम है तो जो उसके साथ पावर में होगा 10 की पावर में वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है? और अगर यहाँ पे ये वैल्यू √10 से ज्यादा है, √10 आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 3 3 से 9 होता है, 3.1 के आसपास आएगा वो। √10 से ज्यादा है, इसका मतलब मान लो 3.5 है या चलो 4.2 है, इंटू 10 टू द पावर 5 ही लिखा हुआ है ऐसे। तब ऑर्डर में हम एक पावर ऐड करेंगे, यानी कि एक 10 मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 10 टू द पावर 5 था तो ऑर्डर हो जाएगा 10 टू द पावर 6 वाला। कुछ बात पल्ले पड़ रही है? समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस सर। और वो जो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg था, तो ये 9.11 √10 से ज्यादा वैल्यू है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब 3 से तो ज्यादा वैल्यू है। इसका मतलब इसके में हमको ऑर्डर निकालने के लिए एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 प्रॉपर। तो 10 मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि -31 + 1 हो जाएगा, तो क्या होगा? -30। तो ऑर्डर क्या आएगा? 10 टू द पावर -30। कुछ क्लियर हुआ? सही बताना। यस सर, क्लियर हो। हुआ ना? यही बात है बस कि √10 की वैल्यू जितनी होती है 3.1 के आसपास लगभग, उससे ज्यादा वैल्यू a की जगह पे है तो हम 10 की पावर में एक और ऐड करेंगे, एक ऐड कर देंगे, वही ऑर्डर हो जाएगा फिर, ठीक है? उस ऑर्डर में हम चीजों को लिख सकते हैं। अब हमने क्यों बोला था कि 10 की पावर 2 kg ये होता है जनरल ह्यूमन मास का ऑर्डर? क्योंकि जनरली हम मान सकते हैं 60 kg के आसपास, 50-60 kg ऐसे कुछ मान सकते हैं ना, 30 kg में तो नहीं होता ना जनरल,
मतलब एडल्ट का मास जनरली 40 के ऊपर ही जाता है, ठीक है, पतले लोगों का भी 40 के तो ऊपर ही जाता है, 40 के ऊपर रहेगा, यानी कि अगर हम वैसे भी लें तो 4.0 इंटू 10⁻1। बात समझ में आई? 40 का मतलब 4.0 इंटू 10⁻1 kg, ठीक है। तो ये उससे ज्यादा है ना √10 से, तो आराम से 10 में एक ऐड करेंगे कि नहीं, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? 40 नहीं होता 50 होता, ये हो जाता 60 होता, तब भी यही हो जाता, यानी कि ऑर्डर इस तरह से निकल सकता है। क्लियर है? इसके बाद तक भी किसी का 125 किलो मास है केजी में, तो 1.25 इंटू 10⁻2 आएगा, लेकिन ये 1.25 क्योंकि √10 से कम है, इसीलिए ऑर्डर 10⁻2 ही रहेगा। क्लियर हो रही है ना बात? लगभग में, ठीक है। यही चीज है, 40 केजी से लेके लोगों का मास लगभग कहां तक रहता है, 125 केजी मान लो, है ना, 150 केजी मान लो, 200 मान लो, उससे ज्यादा कहां जाएगा। अब इन दोनों के लिए इनके बीच की किसी भी वैल्यू के लिए अगर तुम ऑर्डर निकालोगे 10 की पावर का, वो 2 ही आएगा। समझ रहे हो? 4.0 इंटू 10⁻1, तो 4.0 क्योंकि 3.1 से यानी कि √10 से ज्यादा है, इसीलिए ऑर्डर में एक ऐड। 6 में भी यही चीज, 7 में भी यही चीज, फिर 100 आ जाएगा, तो वो तो वैसे ही एक उसमें चला जा चुका होगा। अब 125 है, 170 है, 180 है, 1 पॉइंट समथिंग ही तो है, √10 से कम है, तो जो 10⁻2 आ रहा है वही ऑर्डर रह जाएगा फिर। क्लियर है कुछ कुछ? सर उसके नीचे वाला मतलब 40 से नीचे जो होगा, 40 से नीचे में 35 तक, लेकिन ह्यूमन का मास फिर उतने में जाएगा नहीं, फिर उसका ऑर्डर बदल जाएगा। मान लो कोई चीज है 30 केजी, ठीक है, इसमें ऑर्डर फिर आएगा 10⁻1, क्योंकि 3.1 इंटू 10⁻1 करेंगे इसको, सॉरी 3.0 इंटू 10⁻1 करेंगे इसको केजी में, तो 3.1 क्योंकि √10 से कम है, इसलिए जो लिखा है वही ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि 10⁻1 ऑर्डर हो जाएगा। सही है, आई बात समझ में? ह्यूमन के बेसिस पे वो बात बोली गई थी। अडल्ट, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग 40 केजी से तो ऊपर ही रहता है ना, इस वजह से। ठीक है, ठीक है सर। कोई है 40 केजी का, बता सकते हो? जनरली कोई होता नहीं, कम ही लोग होते हैं, रेयर लोग होते हैं अडल्ट वाले केस में। अब हाइट वाइट कम हो एक अलग ही बात हो, तो बात अलग है, ठीक है। तो अब देखें, ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखना, द पावर ऑफ 10 इज इररेलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 10 की पावर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में रेलेवेंट नहीं होती, यानी कि तुम अगर किसी चीज को साइंटिफिक नोटेशन में देखते हो, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर उसी तरह से बता सकते हो जैसे बताया जाता है। क्लियर है? ऐसे लिखा है, तो जब तुम इसको लिखोगे वैसे में भी, तो 10 की जो भी पावर लगाओ, सेंटीमीटर करो, कुछ भी करो, तो 10 की पावर से सिग्निफिकेंट फिगर बदलेगा नहीं, वही रहेगा, क्योंकि वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक तो चल रहा है ना। पहली डिजिट हम इधर आके करते ही करते हैं, देख रहे हो, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर पे पावर 10 की पावर्स का कोई असर नहीं होता है जनरली। ये चीज लास्ट समझ लो, 2 मिनट की चीज है, क्लास खत्म होने वाली है, इसलिए क्योंकि इसके बाद नई चीज होगी, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हम सिग्निफिकेंट फिगर वाली चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब करेंगे कैसे, और क्यों ये लोग कभी कभी अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। जो सवाल उस समय तुम लोगों के मन में उठ रहा होगा कि ये 2.7 को क्या जरूरी था 3% करना, 2.7% भी तो लिख सकते थे। ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है, रूल्स के हिसाब से, जो रूल इन्होंने खुद ही बनाए हैं, ठीक है। यहाँ वही सब पता चलेंगे कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को हैंडल करते हैं जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब समझ रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। वो करते टाइम इनका क्या होता है, कैसे इनको रखते हैं कैलकुलेशंस में, कैसे यूज करते हैं, कब नेग्लेक्ट कर देते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है, ठीक है। फाइनल आंसर्स कैसे डिसाइड होते हैं कि 2 ही डेसिमल प्लेस तक लेना है, कि 3 तक लेना है, कि 1 तक लेना है, क्योंकि कभी कभी ये लोग रैंडम चीजें कर देते हैं, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है। वो रैंडम नहीं होता, यहाँ पता चल जाएगा कि साइंटिफिकली उसका क्या प्रॉपर मीनिंग है। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं कि देखो ये इररिलेवेंट है, हाउएवर ऑल zeros appearing in the base number in the significant in the scientific notation are significant। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज को लिख रहे हैं, उसमें जितने भी जहां भी जीरो लिखे गए हैं वो सब काउंट किए जाएंगे,
यानी कि जैसे 4.700 है तो काउंट किया जाएगा, ठीक है, कोई भी। ईच नंबर इन दिस केस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो ऊपर एग्जांपल लिया गया उसमें। Thus in the scientific notation no confusion arises about the trailing zeros, उसके चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है कि लास्ट जीरो का काउंट करना है नहीं करना है, वो क्लियर कट है कि काउंट हो जाएगा अगर वो जीरो लगे हैं। इन द बेस, बेस का मतलब a इंटू 10 to the power b में a बेस है, ध्यान रखना, और b है एक्सपोनेंट ऑफ 10, ठीक। ये लोग बार बार यूज करेंगे इसलिए बता रहे हैं, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, द साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट्स, ये आइडियल समझा जाता है किसी भी मेजरमेंट को दिखाने, लिखने या नोटिफाई करने के लिए। जैसे हम लोग वही इलेक्ट्रॉन का वो बताते हैं ना 1.6 × 10⁻19, और हम पूरा जीरो अगर लगाने बैठेंगे तो 0.0000 पागल हो जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन साइंटिफिक नोटेशन। बट इफ दिस इज नॉट अडॉप्टेड वी यूज द रूल्स अडॉप्टेड इन द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल्स, अगर ये चीज अडेप्ट नहीं की जाती है तो हम लोग ये वाले रूल्स अडेप्ट करेंगे जो आगे के एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं। साइंटिफिक नोटेशन वाली चीज अगर नहीं हो पाती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो। अब हम ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, नेक्स्ट टर्न पे ये चीजें बात होंगी, ठीक है। यहाँ से फोर्थ पॉइंट से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न से। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? एक दो पॉइंट्स बचे हैं, दो तीन, यस सर। क्योंकि इसको ठीक से एक्सप्लेन कर पाए इसलिए नेक्स्ट टाइम का, नेक्स्ट टर्न का वो ले रहे हैं हम। नहीं तो आज करेंगे तो कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, इसीलिए 10-15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट टर्न पे बात होगी। उसके बाद रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और अब ये ज्यादा नहीं बचा होगा इसमें। जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सीख लेंगे तो फिर हाँ डायमेंशन आ जाएगा, और डायमेंशन में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा होता नहीं है, फटाफट से डायमेंशन सीख के चैप्टर खत्म। अरे वाह बढ़िया, शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये हमें लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, फिर कुछ पूछना है किसी को आज से आज के लेक्चर से रिलेटेड? कुछ डाउट्स हैं? नहीं सर। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर खत्म करते हैं क्लास।